Welcome to you formally in this virtual online YouTube platform of TNC Exam Prep. I am Srihars, right now your guide and mentor for the CUSET entrance examination, Central University Common Entrance Test for specifically for BCom. ओके सो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस TNC एग्ज़ाम प्रेप के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सभी के सामने Q&A सेशन लेकर के आया हूं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं, जो कि टोटली बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा है पहले चैप्टर से, खासकर मैनेजमेंट से। और ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक ही नहीं है बल्कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि अगर आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे। तो आपको जैसा पता है कि आपको NCERT पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इस तरीके से मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग इस सेशन के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और इसको डिस्कस करते समय साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कि आखिर हम उस राइट आंसर पे कैसे पहुंच सकते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में जब आप ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जामिनेशन में आप अपीयर होते हैं तो आपको डायरेक्टली आंसर सही नहीं मिलता है। तो जो आपको सबसे क्लोज या नियर वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे, आप उसको टिक करके आ सकते हैं, आप उसके लिए आगे जा सकते हैं और वो आपको राइट मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, Q&A सेशन। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको स्पेसिफिकली दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर सी, सर्विस फर्स्ट यानी सेवा पहले और लाभ बाद में, प्रॉफिट नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट फर्स्ट एंड सर्विस नेक्स्ट, प्रॉफिट पहले और यानी लाभ पहले और सेवा बाद में। आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए, मैंने बताया था कि जनरली एक बिजनेस के या एक मैनेजमेंट में तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली सर्वाइवल की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है और ग्रोथ की बात करता है। तो उस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होता है बिजनेस का। तो प्रॉफिट कमाना हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहां पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट देखेंगे, वह पॉइंट प्रॉफिट पे नहीं आता है। पहला पॉइंट बोलता है सर्वाइवल। यहां पे आपको कहीं सर्वाइवल नहीं मिला है, लेकिन आप देखिए, अधिकाधिक लाभ कमा लेना किसी भी बिजनेस का प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है। किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यवसाय का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह सेवा प्रदान करना और उसके बाद लाभ कमाना, क्योंकि सर्विस, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस सर्वाइवल में हेल्प करता है। गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का गुडविल क्रिएट करता है, जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है। तो जो मोटो होना चाहिए, एक आइडियल फिलॉसफी जो है बिजनेस की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के कंसर्न में, ऑप्शन सी पे सही ऑप्शन है आपका, सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। तो जिन लोगों ने आंसर सी सही किया है उनको वहां पे 1 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एंड नाउ वी विल मूव फॉर explanation of the question 2. Question 2 talks about which one of the following is not the social objective, यानी इनमें से कौन सा सामाजिक उद्देश्य नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक बिजनेस का, एक फर्म का या एक मैनेजमेंट का सामाजिक उद्देश्य नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए, इसमें आपको जो आंसर मिलेंगे ना, दो बहुत क्लोज आंसर हैं। आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है, लेकिन ठीक है, जो ज्यादा क्लोज रहेगा उसको हम लोग टिक करके आएंगे। तो यहां देखिए, पहला जो ऑप्शन देता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बी है ऑनेस्ट पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स, सी है कम्युनिटी डेवलपमेंट और डी है गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, कंडीसिव वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। अब मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं
यहां से इस टोटल हमारे इस सेशन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम सही आंसर पे कैसे पहुंचे, अगर हमने बेसिक आइडिया पढ़ा हुआ है तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो इस पहली बात तो पहला जो बेसिक रूल होता है आंसर सॉल्व करने का एमसीक्यू में, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें। अब यहां पे अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप नॉट मिस कर दें। तो इसलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल ऑब्जेक्टिव, कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस या मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो नहीं एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन हम लोगों का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो आपने जान लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो रिसोर्सेज यूज करता है उस पर प्राइमरी जो राइट होता है, उस पर जो मेन राइट होता है वो होता है सोसाइटी का, यानी एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी का वो रिसोर्स बिजनेस यूज कर रहा है प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसलिए उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो जो वो कमिटमेंट करता है और जो उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रयास करता है वो उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में से आते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज द कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा कि ऑप्शन ए जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, संसाधनों का जो कुशलतम प्रयोग है वो सोशल ऑब्जेक्टिव या सोसाइटी से रिलेटेड नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपकी सोच सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप और लॉजिकल हो तो आप पाएंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो सोसाइटी का बिजनेस यूज कर रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज कई बार होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, या अगर उनको रिन्यू करना है तो एक काफी लंबा समय लगता है। जैसे कोल जो आप निकालते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, आप जो वाटर का यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म लग जाता है, ठीक है, उनको रिन्यू करने में। यानी मोस्टली आप जब आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप कोल का यूज कर रहे हैं, आप वाटर का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो वहां पे आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो उस पर प्राइमरी जो मेन जो वो अधिकार है वो है समाज का। तो इसलिए ऑप्टिमम हो, उनका वेस्टेज ना हो, मिनिमम वेस्ट हो, नो वेस्ट हो, जीरो वेस्ट हो, इसके लिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बिजनेस के आता है। ठीक है, और अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प करता है, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपने आप को ए ऑप्शन टिक किया था वो अपने आप को -0.25 कर लें। ठीक है बेटा, हम लोग आते हैं सेकंड पे, ऑनेस्ट पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस। ऑनेस्ट पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस मतलब होता है जब भी कोई बिजनेस अर्न करती है, ठीक है, तो वो जो भी अर्न करती है, ठीक है, अगर एक लेवल पे जनरली 10 लाख से अगर ऊपर का उसका टर्नओवर है, ठीक है, तो उसको अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना होता है और प्रॉफिट पे उसको टैक्सेस पेड करने होते हैं, स्टेट को टैक्सेस देने होते हैं। तो उन टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करना डेफिनेटली सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऑनेस्ट पेमेंट नहीं करोगे स्टेट टैक्स से तो आप कई लोगों का हक मार ले रहे हो, आप वो सोशल वेलफेयर को आप प्रमोट नहीं कर रहे। थर्ड है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट लाइक अगर आप हेल्थ प्रोग्राम्स चला रहे हो सोशल डेवलपमेंट के रूप में, आप एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हो, तो वो एक्चुअली सोशल ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे फॉल करता है। लास्ट है कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, यानी जो आपके यहाँ एम्प्लॉयर हैं, जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज हैं, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, लेबर्स हैं, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि वो प्रॉपरली काम कर सकें। ये बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प तो करता है। ठीक है, अगर आप गुड वर्किंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड करोगे तो शायद बेस्ट रिजल्ट आप नहीं पाओगे अपने एम्प्लॉयज से, लेकिन ये एक्चुअली पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यानी एज अ मैनेजमेंट देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, thereafter one is organizational objective, that is growth, profit, and first is survival, then is profit, then is growth, but the third objective is personal objective,
ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति जो आप कमिटमेंट करते हो, जैसे आप उनको गुड एडिकेट सैलरी प्रोवाइड करना, उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उनको बोनस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारा किस में आता है, ये सब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, चलिए जिन लोगों ने डी पहले से लगा लिया था उनको 1 पॉइंट यहां पे भी मिल गया। थर्ड, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो देखिए बिजनेस जो है एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। बिजनेस एक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चार्ट आपको बनाऊंगा। इस चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर लिया, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिए बिजनेस एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब होता है, मैंने पहले दिन शायद आपको बताया हो और अगर नहीं बताया तो आपने जरूर पढ़ा होगा अपने 11th में, कि बिजनेस engage or includes all the activities related to the production, manufacturing, exchange, sales and purchase of goods and services. Okay, so if you are providing services, it also includes in your business. Like अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, सामान भेजते हैं, ठीक है। आप कोई, अच्छा अगर आप ट्रेड करते हैं यानी आप सेलिंग एंड परचेसिंग, आप खरीद रहे हो एक सामान और दूसरे मार्केट में ले जाके उसको सेल कर दे रहे हो, होलसेलर से खरीद रहे हो और सीधे फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दे रहे हो, तो भी वो बिजनेस में आता है, यानी सेलिंग एंड परचेसिंग भी आ रहा है, एक्सचेंज भी आ रहा है। इवन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी अगर आप रॉ मटेरियल से कोई नया चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी वो बिजनेस में आता है, ठीक है। तो यानी बिजनेस में दो चीजें आती हैं, वन इज योर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में मेनली एक्टिविटी क्या होता है, इंडस्ट्री में मेनली एक्टिविटी क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। आई होप आपको प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस पता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम कोई चीज नेचर से डायरेक्टली रिसीव करते हैं, पाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। लाइक प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है, दीज आर दी प्रोडक्शन। बट जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में, ठीक है, विद द प्रोसेस, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे व्हीट को कन्वर्ट करना ब्रेड में, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो इंडस्ट्री बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या आता है, ठीक है, बिजनेस में आता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री का पार्ट है। अब आप बोलोगे सर कैसे, प्रोडक्शन कैसे पार्ट है इंडस्ट्री का। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री इज टोटली ऑल अबाउट द प्रोडक्शन। ओके, अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, तो इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस का पार्ट है कॉमर्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कॉमर्स के बारे में ही नहीं पता होगा, वो कॉमर्स पढ़ के आ गए 11th-12th, ठीक है। तो जिनको पता है उनको बधाई हो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कॉमर्स तो एक सब्जेक्ट है ही है, कॉमर्स एक डिसिप्लिन है ही है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ऑल रिगार्डिंग दिस एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, दीज ऑल थिंग्स। बट उसके बाद जो कॉमर्स की रियल डेफिनेशन है, कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आती, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें ट्रेड हो या जो ट्रेड को करने में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करे, वो क्या है, वो कॉमर्स है। तो कॉमर्स इंगेजेस और इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ यू कैन आस्क सर व्हाट इज ट्रेड? Trade just simply means purchasing and selling. There is not manufacturing, there is no production, just we are purchasing to someone and selling to someone else, okay, and in between making profit. This is called trade, okay. And aids of trade means the support system which helps in smooth functioning of trade. Like transportation, I have given you advertisement help the promotion of trade. Even insurance, less the insecurities or uncertainties related to business. So insurance, even the communication, this media also help in effective way of trading. So it is also came into the part of auxiliaries to trade. So ये भी commerce का part है। तो अब हम यहाँ से देखें
इस चार्ट के बेसिस पे इस थर्ड क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो आप बोलोगे कि सर ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, ट्रेड बिजनेस का पार्ट है, लेकिन इंडस्ट्री में ट्रेड नहीं आता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, तो आप देखोगे सर नहीं, कॉमर्स ज्यादा बड़ा वर्ड है, कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव, कॉमर्स ट्रेड का पार्ट नहीं है, ट्रेड कॉमर्स का पार्ट है, तो दूसरा भी यहां पे निग्लेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, जी हाँ, ये क्वेश्चन तो आप जैसे अपनी एनसीईआरटी की पहला चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना 12th में, आपको पहला ही मिलेगा कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। यहां मैंने चार्ट के थ्रू समझा दिया है, बिजनेस एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, उसमें इंडस्ट्री भी आता है, उसमें ट्रेड भी आता है, उसमें कॉमर्स भी आता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको सही किया होगा। और इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, नो, इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस बट नॉट द पार्ट ऑफ कॉमर्स। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ओके, सो जिन्होंने भी किया उनको 1 मार्क्स यहाँ पे। फिर आते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, आर.सी. डेविस, पी.एफ. ड्रकर। ये सीधे सीधे एक मैं कहूंगा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आ रहा होगा तो आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो दिस इज द एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन बी इज राइट नाउ हियर। Okay, come to the question number 5. Secondary function of management is, there are mainly 5 functions. Okay, you must be hear about the word that is called post corp. लूथर ग्यूलिक थे जिन्होंने पोस्ट कॉर्प वर्ड दिया था, उन्होंने 6-7 फंक्शंस बता दिए थे मैनेजमेंट के, और उसके बाद कई सारे अलग अलग एक्सपर्ट लोगों ने, किसी ने 4 फंक्शंस बताया, किसी ने 3 फंक्शंस, किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 5 फंक्शंस। बट आई मस्ट, जो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट लोग मानते हैं, बोलते हैं कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और हम लोग वही पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 फंक्शंस। राइट नाउ यहां पूछ रहा है कि इसमें से सेकेंडरी फंक्शन कौन सा नहीं है। भाई देखो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेफिनेटली सेकेंडरी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग तो सबसे पहला फंक्शन है, तो सेकेंडरी होने का सवाल ही नहीं है। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑल ऑफ द अबव पे जाऊंगा। पहली बात, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का फंक्शन माना है, इसलिए इस ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। अदरवाइज जनरली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, तो इसमें से सेकेंडरी फंक्शंस, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन नहीं है? इनमें से कोई भी सेकेंडरी फंक्शंस नहीं है, सारे के सारे फंक्शंस हमेशा प्राइमरी होते हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये कभी भी एंड नहीं होते हैं। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है कि अगर प्लानिंग आपने कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, तो उसके बाद फिर आप अपने प्लान को, आप अपनी स्ट्रेटजी रीबिल्ड नहीं कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी करेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने कंट्रोलिंग के थ्रू पता लगाया कि कहां पे आपको दिक्कत हो रही थी, और आपने फिर से उसको रीफ्रेम किया अपने प्लान को, तो यानी ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो उस बेसिस पे कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दीज फंक्शंस डायरेक्टली बिलोंग्स टू हेनरी फ्योल, द ऑप्शन नंबर ए। एंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू? राइट नाउ अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 वर्ड्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे किसी वीडियो में। आज मैं आपको बता के जा रहा हूं कि देखो, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, एकदम सही है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफर्ड फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। सो अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए थे, हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं, जिन्होंने 7 क्वेश्चन सही किए हुए थे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनका बेसिक स्ट्रांग है। जिन लोगों ने आउट ऑफ 7 4 और 5 क्वेश्चन सही किए हैं, उनका बेसिक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस कई बार हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा केयरफुल रीडिंग करना है, क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर्स देखना है, लॉजिकल कंक्लूजन लगाना है, फिर क्लोज आंसर चूज करना है। और एक बार आप कोशिश करें तो एक बार आप रीडिंग, बुक की रीडिंग जरूर कर लें। लेकिन जिन लोगों ने 4 से भी लेस क्वेश्चन, यानी 1-2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ही सही किए हैं, उनको जरूरत है एक बार डीप रीडिंग की। तो आप जाइए, अपनी एनसीईआरटी की वो बुक उठाइए, वो बुक आपसे कुछ कहना चाहती है, वो बुक आपसे कुछ बात करना चाहती है, आप उसकी बात को सुनिए, उससे आप बात करिए, क्योंकि बुक से अच्छी कोई फ्रेंड
बुक से अच्छा कोई फ्रेंड आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, और यही अल्टीमेटली हेल्प करेगा, ठीक है, आपको अच्छे स्कोर क्रैक करने में। थैंक यू एवरीवन, मैं हमेशा यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू।